नमस्कार। चलिए आज हजारों साल पीछे चलते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब न कोई बड़े साम्राज्य थे, न ही शहर, बस कबीले थे जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। यही थी वैदिक काल की दुनिया, एक ऐसा दौर जिसने जाने अनजाने में आज के भारत का कल्चरल डीएनए लिख दिया। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग कहानी में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में कोई एक दौर, सिर्फ एक दौर भारत जैसी इतनी विशाल और कॉम्प्लेक्स सभ्यता की नींव रख सकता है? इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, वैदिक काल में। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि आखिर इस दौर में ऐसा क्या खास था। देखिए, ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं है, ये पूरे 1000 साल की है। लगभग 1500 बीसीई से शुरू होकर 500 बीसीई तक। पर इसे बस एक सीधी लाइन में देखना सही नहीं होगा, क्योंकि बीच में करीब 1000 बीसीई के आसपास एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। इसीलिए हम इसे दो हिस्सों में समझेंगे। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपकी अमीरी इस बात से नहीं तय होती कि आपके पास कितना सोना चांदी है, बल्कि इस बात से कि आपके पास कितनी गायें हैं। जहां लोग एक जगह टिकते ही नहीं थे और उनकी सबसे बड़ी धरोहर वो भजन जो वो गाते थे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही थी अर्ली वैदिक लोगों की दुनिया। तो उस समय समाज कैसे चलता था? लोग जन्म में रहते थे, मतलब कबीलों में। और इकोनॉमी, वो पूरी तरह से पशुपालन पे टिकी थी। और पशुओं में भी सबसे जरूरी थी गायें, मतलब गायें ही दौलत थीं, गायें ही पावर। हर कबीले का एक लीडर होता था जिसे राजा कहते थे। पर ये कोई महलों वाला राजा नहीं था, वो भी अपने लोगों के साथ ही घूमता रहता था, क्योंकि जिंदगी ही ऐसी थी, सेमी नोमैडिक। अब सवाल ये है कि हमें इन लोगों के बारे में ये सब पता कैसे चला? उन्होंने कोई बड़े बड़े शहर या किले तो बनाए नहीं थे। उनकी असली विरासत छिपी है उनके शब्दों में, उनके पवित्र ग्रंथों में, जिन्हें हम सब वेद के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये तो उस पूरे दौर की एक जीती जागती आवाज है। देखिए, वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान। और ये सिर्फ पूजा के मंत्रों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो उस दौर के लोगों की सोच, उनके गहरे सवाल और उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज का एक एक बहुत बड़ा खजाना है। ये सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं और आज भी इन्हें हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस ज्ञान को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन अगर हमें कहानी के पहले हिस्से को, यानी अर्ली वैदिक पीरियड को समझना है, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है ऋग्वेद। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना है। आप इसे उस प्राचीन दुनिया में झांकने वाली खिड़की समझ सकते हैं। ऋग्वेद में क्या है, इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। एक श्लोक कहता है, तब न असत था, न सत था, न अंतरिक्ष था और न ही उसके परे का आकाश। सोचिए जरा, ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि वो लोग सिर्फ अपनी रोज की जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो यूनिवर्स की शुरुआत जैसे बड़े, बहुत बड़े सवाल पूछ रहे थे। कमाल है ना, हजारों साल पहले। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। लगभग 1000 बीसीई के आसपास चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। वो जो खाना बदोश जिंदगी थी, वो कबीलों वाला समाज, वो सब एक बहुत बड़े, एक परमानेंट बदलाव की कगार पर आ खड़ा हुआ था। तो आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे बदलाव को हवा दी? ऐसा क्या हो गया कि एक पूरी सिविलाइजेशन ने अपना जीने का तरीका ही बदल दिया? इसकी एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहें थीं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। सबसे पहला गेम चेंजर था टेक्नोलॉजी, मतलब लोहे के औजार, खासकर लोहे की कुल्हाड़ी। इसी की मदद से गंगा के किनारे के घने जंगलों को साफ करना पॉसिबल हो पाया। और जब जंगल साफ हुए तो लोग पूरब की तरफ उपजाऊ जमीन की ओर बढ़ने लगे। और जाहिर है, जब इतनी अच्छी जमीन मिली तो जानवरों को चराने की जगह लोगों ने एक जगह बसकर खेती करना शुरू कर दिया। और इस एक बदलाव का असर जबरदस्त था। आप ऐसे समझिए, पहले क्या था? एक ऐसा समाज जो पशुपालन पर चलता था, जहां सोशल रोल्स काफी फ्लेक्सिबल थे और ताकत कबीले की सभाओं के पास थी। और अब क्या था? खेती पर आधारित एक इकोनॉमी जिसके नियम कड़े होने लगे थे और सारी पावर धीरे धीरे राजाओं के हाथ में आ रही थी, जो अब वंशानुगत भी होने लगे थे। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी। और इसी बदलते समाज के साथ एक नई सामाजिक संरचना ने भी जन्म लिया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसने समाज को 4 ग्रुप्स में बांटा। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, यानी पुजारी और विद्वान। फिर थे क्षत्रिय, शासक और योद्धा।
उनके बाद आए वैश्य, किसान और व्यापारी, और सबसे आखिर में थे शूद्र, जिनका काम मजदूरी और सेवा करना था। तो ठीक है, ये दौर तो 500 बीसीई के आसपास खत्म हो गया, पर क्या इसकी कहानी भी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में इसकी विरासत, इसकी लेगेसी एक ऐसी गूंज है जो हजारों साल बाद भी आज भी हमारी सोसाइटी और कल्चर में सुनाई देती है। सोचिए जरा, इसका असर कितना गहरा और लंबा रहा है। वो पवित्र वेद आज भी हिंदू धर्म का मूल आधार हैं। धर्म और कर्म जैसे जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जड़ें इसी दौर में हैं, और ये आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को गाइड करते हैं। इसी दौर में जो छोटे छोटे राज्य, जिन्हें जनपद कहते थे, वो बने, और आगे चलकर उन्हीं पर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। और हाँ, वर्ण व्यवस्था ने आने वाले समय के लिए भारत की सोशल हायरार्की का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि वैदिक पीरियड इतिहास की किसी किताब का बस एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये तो वो बुनियाद है, वो फाउंडेशनल स्क्रिप्ट है, जिस पर इंडियन कल्चर, धर्म और समाज की आगे की पूरी कहानी लिखी गई। और ये पूरी कहानी हमें आज एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हजारों साल पुरानी ये वैदिक आइडियाज आज की हमारी मॉडर्न लाइफ को कैसे और कितना प्रभावित करते हैं? शायद इसका जवाब हमारे आसपास ही है, हमारे रीति रिवाजों में, हमारी मान्यताओं में और हमारे सोशल स्ट्रक्चर में। ये सोचने वाली बात है ना?